हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसा कि आप सभी को हेडिंग देख के लगा होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, सो हम इस लेक्चर में एंटी डिफेक्शन लॉ को समझेंगे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। मैं बहुत बार आपको लेक्चर्स में बोल चुका हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब होता है कि जब कोई भी एमएलए या फिर एमपी अपना जब दल बदल लेते हैं तो उसके लिए क्या है। कई बार सरकारें गिर जाती है कि कुछ एमपी या एमएलए पैसे के लालच में किसी ने दल बदल लिया, तो फिर क्या होगा। डिफेक्शन मीनिंग दल बदलना, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, बाद में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, हम इस लेक्चर में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डील करेंगे। चलिए समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। The 52nd Constitutional Amendment Act of 1985, the 52nd Amendment of 1985 provided for the disqualification of members of the Parliament and state legislative assemblies on the grounds of defection from one political party to the another. For this purpose, it has made changes in 4 articles of the Constitution and added a new schedule of 10th schedule to the Constitution. ठीक है। अब आप ये देखते आ रहे होंगे, ये एक डेली का फिनोमेना है। आप न्यूज़ चैनल में भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि कुछ दल बदल लिया, कुछ उन लोगों ने, कर्नाटका में हुआ। तो ये फिनोमेना क्यों होता है, हम क्यों देखते हैं कि गवर्नमेंट अपना जो पूरा 5 ईयर्स का जो टेन्योर है उसको पूरा नहीं कर पाती। जो कोएलिशन सरकार होती है, जिस भी सरकार के पास में पूरी मेजॉरिटी नहीं होती है, ठीक है, जिस भी सरकार के पास में मेजॉरिटी नहीं होती है और जो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मर्ज होके, ठीक है, जब 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलती है तब वो जब वो सरकार चलाती है, तब हम क्यों ऐसा देखते हैं कि 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाती है कोई भी गवर्नमेंट। स्पेशली अभी जो हम स्टेट गवर्नमेंट के फिनोमेनास में देख रहे हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के उसमें देख रहे हैं, रिसेंट ईयर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि कभी इस स्टेट में सरकार पलट जाती है तो कभी उस स्टेट में पलट जाती है। आप इस इमेज में देख रहे हो, देखो ये जो एमपी या एमएलए है, एमपी मान लेते, ठीक है, पार्लियामेंट है, तो ये अपना दल बदल रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये इमेज ये बता रही है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो एमपी या एमएलए होते हैं वो कैसे अपना दल बदलते हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो अपना गेन देखते हैं जब भी वो दल बदलते हैं। तो अच्छा, हम जब भी चुनाव के लिए जाते हैं, जब भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के लिए जाती है तो हम एक बेसिक चीज़ें देखते हैं कि वो अपनी आइडियोलॉजी की बेसिस पे चुनाव लड़ती है, ठीक है। आइडियोलॉजीज के बेसिस पे, आइडियोलॉजीज मैटर्स, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टीज की कुछ ना कुछ आइडियोलॉजीज होती है, ठीक है, और वो अपने मैनिफेस्टो जब वो निकालती है तो वो अपनी इसी आइडियोलॉजीज पे बेस्ड वो मैनिफेस्टो निकालती है, ठीक है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है और हम उसी अकॉर्डिंग वोट करते हैं। एक फिनोमेना ये, हमें बेसिक चीज़ें पता है कि हाँ हम उसी अकॉर्डिंग वोट करते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज है। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है, मान लीजिए मैं बीजेपी से चुनाव कॉन्टेस्ट किया, ठीक है। इस आज के लेक्चर में हम मेरा एग्जाम्पल ही लेंगे, ठीक है, ऑन द सेफर साइड, ठीक है। तो हम मेरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने कॉन्टेस्ट किया है बीजेपी की सीट से, ठीक है, मैंने बीजेपी की सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है एंड देन मैं 2 साल बाद मैं चले गया कांग्रेस में, देन आई हैव मूव टू कांग्रेस। तो एक तरीके से क्या ये जनता के वोट का मजाक नहीं है? क्या ये आपके वोट का मजाक नहीं है अगर मैं 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में मैं पार्टी बदल लेता हूं? तो मैं चुनाव लड़के आया था इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजीज पे, मैं जनता के बीच में गया था कि मुझे वोट दीजिए, हमारी सरकार ये काम करेगी, लेकिन मैं 2 साल बाद इस पॉलिटिकल पार्टी में चले जाता हूं। तो मैनिफेस्टो है, अब मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी ना दिखाऊंगा, अब मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो पे बात करूंगा। तो एक तरीके से क्या ये जनता का मजाक नहीं है? क्या ये जनता के वोट का मजाक नहीं है? एक तो जब वोटिंग होती है तो इतनी धूप में लगो, इतना एक तो लंबी लाइन रहती है, मतलब जब वोट डालने भी जाते हैं तो हमारे यहाँ कितनी ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है, एक लंबी लंबी लाइन में लगो। एक तो जनता जा रही है, आपको वोट डाल रही है, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी के बेसिस पे आपको वोट डाल रही है। लेकिन 2 या 3 साल बाद मैंने मान लो पैसे ले लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से और मैं उस पॉलिटिकल पार्टी में चले गया,
तो क्या मैंने जनता का ट्रस्ट नहीं तोड़ा है? मैंने जनता का ट्रस्ट तोड़ा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसे कमाने थे, तो मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में शिफ्ट कर लिया, या फिर मुझे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये लालच दे रही थी कि वो मुझे मंत्री बनाएगी, तो मैं वहां पे शिफ्ट हो गया। तो एक तरीके से ये आपके वोट का मजाक है कि नहीं है? इट इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी और नॉट? एक तरीके से ये डेमोक्रेसी का मजाक है कि मैं अपने पर्सनल गेन के लिए आप लोगों के वोट या डेमोक्रेसी, जनता के वोट या डेमोक्रेसी का मैं मजाक बना रहा हूं। ठीक है, सो एंटी डिफेक्शन लॉ का बैकग्राउंड यही है। अब आपको एकदम बैकग्राउंड क्लियर है। अब हम समझते हैं कि इस डिफेक्शन के लिए क्या क्या लॉज हैं, मतलब 10th शेड्यूल में क्या है और कौन कौन से अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ। ठीक है, 10th शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बेसिकली डिफेक्शन से रिलेटेड बातें डील की गई है। ठीक है, 10th शेड्यूल आज आप लोग अपने बेयर एक्ट में देखेंगे। 10th शेड्यूल देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसे एक बार तो रीड करेंगे ही कि 10th शेड्यूल में लिखा क्या है। क्लियर है? This act is often referred to as an anti-defection law. Later, the 91st Constitutional Amendment Act of 2003 made one change in the provision of the 10th schedule. It omitted an exception provision, that is disqualification on the ground of defection not apply in the case of split. Disqualification will not apply in the case of split. इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन केस ऑफ स्प्लिट मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस। ठीक है, अब स्प्लिट कैसे? कि कांग्रेस के मेंबर्स, कांग्रेस में भी बहुत सारे एमपीज चूज हो क्या है। ठीक है, कांग्रेस में मान लीजिए हम समझ लेते हैं कि 100 एमपीज चूज करके आए, तो अब इस पॉलिटिकल पार्टी में ही स्प्लिट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 75 एमपी बोल देते हैं, यहाँ पे 75 एमपी बोल देते हैं कांग्रेस के कि हमको तो बीजेपी में जाना है, तब ये लॉ वर्क नहीं करेगा। जब पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट होती है, स्प्लिट होने के बाद में मर्ज होगी, तब ये लॉ वर्क नहीं करेगा। हम इसको अभी और अच्छे से समझेंगे। अभी आपको इतना क्लियर है? ठीक है। Members of the political parties. A member of a house belonging to any political party becomes disqualified for being a member of an house. पहला, if he voluntarily give up his membership of such political party. अब मान लीजिए मैं चुन के आया बीजेपी की टिकट से। ठीक है, सिद्धार्थ पटेल, बीजेपी ने टिकट इशू करी, मैं चुनाव लड़ने गया, मैं चुनाव जीत भी गया, लेकिन जब मैं चुनाव जीत गया तब मैंने वो अपनी मेंबरशिप दे दी। सो when he voluntarily gives up his membership of any political party, तब ये लॉ मेरे ऊपर इफेक्ट होगा। ठीक है, a member of a house belonging to any political party becomes disqualified for being a member of house if he voluntarily gives up the membership of any political party, if he votes or abstain from voting in such a house contrary to the decision issued by a political party without obtaining prior permission, and such act has to be condemned by the party within 50 days. अब क्या बोला गया है? अब ये बताया गया है कि मैं बीजेपी का इंसान हूं। ठीक है, आई एम फ्रॉम बीजेपी, सिद्धार्थ। ठीक है, अब एक यहां पे बिल पास होना था, हम बिल ही ले लेते हैं। कौन सा बिल ले लेते हैं हम? फार्मर्स वाला बिल ले लेते हैं। ठीक है, फार्मर्स बिल ले लेते हैं, हम फार्मर्स वाला बिल ले लेते हैं। ठीक, अब मेरा मन है कि मैं इस बिल के अगेंस्ट में वोट करूं, मुझे ये बिल ठीक नहीं लग रहा है, मैं बीजेपी का एमपी हूं, मैं पार्लियामेंट में पहुंच गया हूं। ठीक है, अब मुझे इस बिल पे वोट नहीं करना है, मेरा मन है कि मैं इस बिल के अगेंस्ट में वोट करूं, लेकिन मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने बोल दिया है कि आपको इस बिल के फेवर में ही वोट करना है, तो मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने मेरी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोट किया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं, और इसका डिसीजन पॉलिटिकल पार्टी 15 डेज के अंदर अंदर लेगी कि मेरे साथ में क्या करना है। ठीक है, सो 15 डेज है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, वो तय करेंगी कि मेरे साथ में क्या करना है। बट मुझे पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजन को मानना होगा, मैं अपनी विल एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं। इसमें एक केस और है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि आज फार्मर्स बिल में गवर्नमेंट टेबल करने वाली है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं कि मुझे इसके अगेंस्ट में वोट करना है, मैं इस बिल को पास नहीं होने दे सकता, लेकिन मुझे मेरी पार्टी का डिसिप्लिन भी मानना है।
तो मैंने ये सोचा कि चलो आज एक काम करते, मैं पार्लियामेंट ही नहीं जाता हूँ। उस केस में भी मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ। अगर मान लीजिए मेरी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे को कल मैसेज भेजा कि कल हम लोग ये बिल टेबल करने वाले हैं, कल आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना होगा और आपको इसके फेवर में वोट करना होगा। अब अगर मैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं होता हूं तो भी मेरे ऊपर ये लॉ इंप्लीमेंट हो सकता है, तो भी मेरे ऊपर मतलब पार्टी मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकती है। हाँ, अब मेरी कुछ तबीयत वगैरह खराब है तो मैं फोन पे बता सकता हूं कि तबीयत खराब है, अगर वो मान जाते हैं तो ठीक। अगर लेकिन वो बोल देते कि नहीं आपको इसी वे में वोट करना है और आपको कल प्रेजेंट होना ही है, एंड देन आई गो अगेंस्ट माय पॉलिटिकल पार्टीज, तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यहां पे हमें एक चीज को समझना है, इस चीज को हमने कंपोजिशन ऑफ द राज्यसभा में भी समझा था। पार्टी डिसिप्लिन वर्सेस माय ओन विल, ठीक है। एक तरफ मुझे पार्टी बोल रही है कि आप बिल के फेवर में वोट कीजिए, ये बोल रहे हैं कि आप बिल के फेवर में वोट कीजिए, लेकिन जो मेरी खुद की इच्छा है, माय ओन विल, जो एक एमपी की खुद की इच्छा है, वो है कि मुझे वोट नहीं करना है। तो क्या डेमोक्रेसी में, तो क्या एमपी अपनी खुद की विल एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं? क्या उन्हें सारे काम पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग करने होंगे? ये एक डेमोक्रेसी का हम देखें तो एक तरीके से ये मजाक नहीं है। एमपी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एमपी रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। जब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट मांगने जाते हैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, तब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यही पढ़ते आ रहे हैं ना कि एमपी रिप्रेजेंट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है भोपाल, और जो भोपाल के जो एमपी होंगे, हमने यहां पे एक एमपी को इलेक्ट किया, ये गए पार्लियामेंट में, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग सिटीजन्स ऑफ भोपाल। ठीक है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी देखो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम क्या करते हैं, हमने पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया कि 543 एमपी आएंगे, ठीक है। अब ये एमपी किसको रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में? ये एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब जो कोई भोपाल के एमपी होंगे वो पार्लियामेंट में भोपाल की जनता की आवाज रखेंगे। इसी बेसिस पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क करती है ना, कि जो भोपाल के एमपी होंगे वो भोपाल की आवाज को पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। भोपाल के लोगों की क्या ग्रीवेंसेस हैं, उन सारी चीजों को वो पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। इसी बेसिस पे होता है ना, एमपी हम लोगों से वोट मांगने आते हैं ना, लेकिन जब वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तब वो क्या अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं? जब वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तब वो पॉलिटिकल पार्टी के बेसिस पे वो वोट कास्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या बोल रही है ना, तब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या बोल रही है उसके बेसिस पे वो वोट देते हैं। तब वो ये नहीं देखते कि भोपाल के लोग क्या बोल रहे हैं। अगर इस एमपी की इच्छा हुई, अगर इन एमपी को ऐसा लगा कि अगर ये फार्मर बिल्स पास हो गए तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे और मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं पार्लियामेंट में मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता हूं, फिर भी ये चाह के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि आप बिल के फेवर में वोट कीजिए वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो एक तरीके से क्या ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है? ये एमपी अपनी विल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग चाह रहे हैं उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरीके से ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का वायलेशन है कि नहीं है ना। और इनको पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग वोट करना ही होगा। मान लो इन्होंने नहीं किया और यहां पे गवर्नमेंट ने 15 डेज, मतलब 15 डेज में या तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे या फिर बोल दिया कि चलो हम तुम्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल दिया कि हम डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं। तो जब अगले 5 साल में जब चुनाव होगा तब क्या वो पॉलिटिकल पार्टी
इस एमपी को टिकट देगी, तब क्या वो पॉलिटिकल पार्टी इस एमपी को टिकट देगी कि आप जाके चुनाव लड़ो? तब वो पॉलिटिकल पार्टी इस एमपी को टिकट नहीं देगी। वो इसलिए नहीं देगी क्योंकि वो बोलेगी कि ये एमपी तो हमारी सुनता ही नहीं है, ये एमपी तो हमारी नहीं सुनता है, तो हम इसे टिकट नहीं दे सकते। ऐसा ही होगा। आया ये चीज समझ में? चीज एकदम क्लियर है। मैं आपको बस ये कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूं कि एक तरफ पॉलिटिकल पार्टी का डिसिप्लिन है और एक तरफ ये है कि वो एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो बस मैं आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा हूं कि देखो ऐसे दो कॉन्ट्राडिक्शन है अगर हम इस लॉ को पढ़ेंगे तो। क्लियर है? If he votes or absent from voting in such house contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party, an act has not been condemned by the party within 15 days. ठीक है, अगर आपको थोड़ा अगेंस्ट वगैरह में जाना है, कुछ करना है, तो आप पहले पॉलिटिकल पार्टीज की परमिशन लीजिए, और अगर आप परमिशन लेने जाएंगे तो पॉलिटिकल पार्टी मना ही कर देगी। From the above provision, it is clear that a member elected on a party ticket should continue in the party and obey his party's direction. From the above provision, it is clear, from the above position, it is clear that a member elected on a party ticket should continue in the party and obey the party's direction. उस एमपी को अपनी पार्टी की डायरेक्शन को फॉलो करना है और पार्टी के डिसीजन को ओबे करना है। ये वाली चीज क्लियर है आपको? नाउ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, अब कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी तो होते हैं, उनका क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ एन हाउस इलेक्टेड विदाउट बीइंग सेट अप एज एन कैंडिडेट बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी बिकम डिस्क्वालिफाइड टू रिमेन इन अ मेंबर ऑफ हाउस इफ ही शी जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन। इंडिपेंडेंट मेंबर ने अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है इलेक्ट होने के बाद में, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं, उससे पहले चलो एक चीज समझ लो तो आपको क्लैरिटी नहीं, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, वो सारी चीजें बात कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर दो पॉलिटिकल पार्टी का पहले से बिफोर इलेक्शन अगर दो पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ती है, टू पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जैसे जेडीयू थी अभी बिहार के इलेक्शन में प्लस बीजेपी, ये दोनों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा अभी बिहार का, ठीक है। सो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा क्योंकि ये बिफोर इलेक्शन, ये इलेक्शन से पहले ये लोगों के बीच में सामने आई और इन्होंने बोला कि हम सरकार ऐसे चलाएंगे, ठीक है, हम सरकार ऐसे गवर्न करेंगे, हम दोनों साथ में हैं, ठीक है, ये वाली चीज भी क्लियर है। सो बिफोर इलेक्शन में इसमें कोई समस्या है नहीं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की भी जो बात थी, अगर मान लो मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं और मैं या तो इलेक्शन से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं, ठीक है, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं की, इसीलिए मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोल रहे हैं। मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की, अब लेकिन इलेक्शंस हो गए हैं, मैंने ओथ वगैरह ले ली है, अब अगर मैं चाहूं कि मैं बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन करूं, अब मैं चाह रहा हूं या अब मैंने बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन कर लिया आफ्टर इलेक्शन, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे चुनाव लड़ना था तो मैं इन्हीं पार्टी की टिकट से लड़ लेता। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं तो अब मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। इतना क्लियर है। लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का एक कॉन्सेप्ट आप यहां पे समझिए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं किसी ना किसी पार्टी को समर्थन तो दे सकता हूं ना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट ज्वाइन ईदर बीजेपी नॉर कांग्रेस, ठीक है, मैंने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन अब मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई बीजेपी। अब बीजेपी को लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में बहुत ज्यादा मेजोरिटी की जरूरत होती है, तो बीजेपी को लग रहा है कि यार अपने हम इतनी मेजोरिटी जुटा नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी होती तो हम कर सकते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में हमें बहुत ज्यादा मेजोरिटी लग रही है। तो बीजेपी मुझे पर्सनली बोल सकती है कि चलो तुम पॉलिटिकल पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन एक काम करो सिद्धार्थ, तुम 5 करोड़ रुपए रखो और हमारे इस बिल पे वोट कर दो। तो एक तरीके से फिर क्या ये जनता की नौकरी नहीं है?
एंटी डिफेक्शन लॉ में सिर्फ इतना लिखा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ में इतना है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो इलेक्शन के बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। ये चीज आपको क्लियर है? तो मैंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है तब मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी रुपए दे देती है कि आप हमारे बस फेवर में वोट कर दो, आप पार्टी में तो नहीं हो लेकिन आप हमारे वोट फेवर में कर दो क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बहुमत नहीं है और हम आपको इतने इतने रुपए दे देंगे। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ में कवर नहीं होगा क्योंकि मैंने तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही नहीं की है। ये तो हमारा एक पर्सनल मैटर है जो बाहर आया ही नहीं है। कल को कांग्रेस की सरकार हो तो कांग्रेस मेरा यूटिलाइज कर सकती है, कल को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो तो वो मेरा यूटिलाइज कर सकती है। ये मैं आपको एक एग्जांपल देके, एक इमेजिनरी एक एग्जांपल बना रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो। इतना समझ में आ गया? सो एंटी डिफेक्शन लॉ में अभी तक हमने क्या क्या देखा है? एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने ये देखा है कि कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन के बाद में पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। और अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ा हूं, मान लो मैंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ के आया हूं, तो मैं कांग्रेस जो मेरी पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है मुझे उसके अकॉर्डिंग ही वोट करना है। मैं अपने पॉलिटिकल पार्टी की डिसिप्लिन को ब्रीच नहीं कर सकता हूं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज में जो कैंडिडेट है उनमें जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपको अब समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन नॉमिनेटेड मेंबर्स। अब हमने देखा था कि राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। सो वो उन मेंबर्स का क्या है? वो अगर अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं है, अब उन मेंबर्स का क्या होगा? अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स सीट्स इन द हाउस। बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है? बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक नॉमिनेटेड मेंबर हूं, मैं राज्यसभा में चले गया, ठीक है, मुझे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया कि मैं राज्यसभा का अब मेंबर हूं, तो मेरे पास 6 महीने तक का टाइम है। मैं 6 महीने तक मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूं और 6 महीने तक मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। अभी तो मेरे पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अभी मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रख सकता हूं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आई कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकता हूं, मैं बीजेपी भी ज्वाइन कर सकता हूं। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? एक बार फिर से रीड करते हैं। अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ अ हाउस बिकम्स डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अ हाउस इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स द सीट ऑफ द हाउस। आफ्टर 6 months मतलब 6 महीने के अंदर अंदर मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूं तो चलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। दिस मीन्स दैट ही मे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ टेकिंग हिज सीट्स इन द हाउस विदाउट इन्वाइटिंग हिज डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब मैं 6 महीने के अंदर अंदर तो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं, मेरे पास 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर मैंने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। चीजें क्लियर है? सबसे पहले तो आपको पॉलिटिकल पार्टी वाली चीज क्लियर है कि सपोज मैं कांग्रेस से हूं और मैं कांग्रेस के अगेंस्ट मैंने वोट किया है, अगेंस्ट वोट किया है तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है, पॉलिटिकल पार्टी अगर मैंने कोई ज्वाइन कर ली है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं। अगर मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूं और मैंने 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है तो मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूं आफ्टर 6 months। यहां पे क्या होगा? आफ्टर 6 months। अगर लेकिन मैंने 6 महीने से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करी है तो मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मैं 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता हूं तो फिर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे अपनी डायरी में पॉइंट्स बना लेना, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एक्सेप्शंस। The above disqualification on the grounds of defection does not apply in the following 2 cases। अब कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जो हमने अभी तक डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड देखे?
अब एक्सेप्शंस क्या है डिस्क्वालिफिकेशन की, अब हम उसे देखते हैं। इफ अ मेंबर्स गोज आउट ऑफ हिज पार्टी एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ द पार्टी विथ अनदर पार्टी, अब मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ अ पार्टी हैव एग्रीड टू सच मर्जर। इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई दो पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर होगा तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कांग्रेस, हम लेते हैं कि दो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कांग्रेस ही ले लीजिए आप, कांग्रेस एंड बीजेपी, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है ये, ठीक है। अब कांग्रेस के लोग बीजेपी में मर्ज हो रहे हैं, कांग्रेस में मान लीजिए 100 एमपी हैं, ठीक है, 100 के 2/3 एमपी, 100 के 2/3 एमपी अगर बीजेपी में चले गए, इस 100 एमपी के 2/3 एमपी अगर बीजेपी में चले गए तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। जब मर्जर होता है, मर्जर ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टी, मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विथ 2/3 मेंबर्स, विथ 2/3 मेंबर्स, अगर 2/3 मेंबर्स हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर हाफ है तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन अगर 2/3 मेंबर्स अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा एंटी डिफेक्शन एक्ट के तहत। एक बार फिर से देखते हैं। फॉर एग्जांपल कांग्रेस में 100 एमपी हैं, 100 एमपी के अगर 2/3 एमपी बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आधी से ज्यादा स्ट्रेंथ बीजेपी में आना चाह रही है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। पहले ये वाला जो प्रोविजन था ये 1/3 का था, पहले ये वाला जो प्रोविजन था ये 1/3 का था, लेकिन 1/3 स्ट्रेंथ जुटाना बहुत आसान था, इसलिए इसे 2/3 कर दिया गया कि अगर 2/3 लोग यहाँ पे जाएंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। 2/3 एक ज्यादा स्ट्रेंथ है, इसलिए इसे 2/3 किया गया है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट आपको। देन सेकेंड पॉइंट, if a member after being elected as a presiding officer of the house voluntarily gives up the membership of his political party or rejoins after he ceases to hold that office, this exemption has been provided in the view of the dignity and impartiality of his office। अब ये क्या बोला गया है, इसका पहले वाला लेक्चर हमने कौन सा देखा था, इसके पहले वाला लेक्चर हमारा था स्पीकर का। स्पीकर में हमने क्या देखा था, दैट इज स्पीकर belongs to any political party, belongs to ruling party, है ना। जो पार्टी रूल कर रही है लोकसभा में उसी पार्टी से स्पीकर आते हैं, ये आपको पता है, ये हमने स्पीकर में डील भी किया, लेकिन हमने उसमें यूके के स्पीकर और हमारे स्पीकर में हमने कंपैरिजन भी किया। अब अगर हमारे स्पीकर, मान लीजिए हमारे स्पीकर की इच्छा हो गई कि मुझे इम्पार्शियली एक्ट करना है, आई विल एक्ट इम्पार्शियली, ठीक है, आई विल एक्ट इम्पार्शियली, और ये अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अब इन्हें इम्पार्शियली एक्ट करना है तो ये रिजाइन कर रहे हैं इस पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, ये रिजाइन कर रहे हैं, मेरा देखो पेन भी नहीं चलता है ना, ही इज रिजाइनिंग, ठीक है, वो उस पार्टी से रिजाइन कर रहे हैं। अब एक बार पूरा फिनोमेना फिर से समझ लेते हैं। जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी से होते हैं, लेकिन अब इन स्पीकर की इच्छा हुई कि मैं एकदम इम्पार्शियली एक्ट करूंगा, सो वो रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने रिजाइन करने का सोच लिया है। अब जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो अब वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते और अब वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि इनका ऑफिस इतना प्रेस्टीज वाला है और ये रेजिग्नेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि वो इम्पार्शियली एक्ट करें, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप आगे ऐसे चलते हैं कि स्पीकर ने रेजिग्नेशन दे दिया अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ताकि ये इम्पार्शियली एक्ट करें, ठीक है। अब ये स्पीकर सिर्फ कितने साल के लिए थे, ये स्पीकर थे 5 साल के लिए, ही वॉज स्पीकर टिल 5 years, लेकिन बाद में इनकी इच्छा हो गई कि अब मुझे वापस मेरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना है, इनकी वापस इच्छा हो गई कि अब मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी वापस ज्वाइन करना है, सो इन्होंने वापस उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया।
तब भी इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने रेजिग्नेशन सिर्फ इसलिए दिया था ताकि ये इम्पार्शियली एक्ट कर सके। अब जब पूरा टर्म हो गया, जब उनको ऐसा है कि अब मैं वापस उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता हूं, तो ये वापस ज्वाइन कर सकते हैं, इनका रेजिग्नेशन, इनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, यहां पे चीजें आपको समझ में आ गई है। दैट स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये लोग रिजाइन कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, अपनी मेंबरशिप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बीजेपी के थे तो ये अपनी मेंबरशिप दे सकते हैं कि अब मैं बीजेपी का नहीं हूं, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, नो डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये ऑफिस ही ऐसा है, इन्हें इम्पार्शियली एक्ट करना था, नो डिस्क्वालिफिकेशन। और बाद में ये उस पॉलिटिकल पार्टी को फिर से ज्वाइन करते हैं, रीज्वाइन भी करते हैं। ठीक है, अगर ये रीज्वाइन भी कर रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने रिजाइन इसलिए किया था ताकि इम्पार्शियली एक्ट करें, लेकिन अब इनकी इच्छा है रीज्वाइन करने का, तो ये रीज्वाइन कर सकते हैं। ये वाली चीज भी क्लियर है। एक्सेप्शंस आपको समझ में आ गए। एक्सेप्शंस में हमने क्या क्या देखा है? एक्सेप्शन में हमने पहला देखा है मर्जर वाला। ठीक है, फर्स्ट वी हैव सीन ऑफ मर्जर एंड सेकेंड वी हैव सीन ऑफ स्पीकर एंड चेयरपर्सन। ठीक है, स्पीकर ले लो। ठीक, इफ अ मेंबर आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस मतलब स्पीकर लोकसभा के, वॉलंटरी गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, वो वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप दे रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी की, और रीजॉइंस इज आफ्टर टू सीज एंड रीजॉइंस आफ्टर ही सीजेस टू होल्ड दैट ऑफिस, और वापस वो रीजॉइन कर रहे हैं जब उनकी टर्म पूरी हो गई स्पीकर की। This exemption has been provided in the view of the dignity and impartiality of the office. ये exemption इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने ये जो भी किया था कि पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया और फिर पार्टी वापस ज्वाइन कर लिए, इन्होंने इसलिए किया था कि जब तक मैं स्पीकर रहूं तब तक मैं एकदम इम्पार्शियली एक्ट करूं, एकदम इम्पार्शियली एक्ट करूं, इसलिए मैंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे दिया। ये वाली चीज भी क्लियर है। मर्जर वाली भी चीज क्लियर है। 2/3 मेंबर्स, कितने? 2/3 मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी मर्ज विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी, तब ये एग्जेम्पशन है। ठीक है, it must be noted that the provision of 10th schedule pertaining to exemption from disqualification in case of split by 1/3 member of legislative party has been deleted by 91 Constitutional Amendment Act of 2003। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि पहले क्या था, स्प्लिट में जब मर्ज करते थे तो पहले प्रोविजन था 1/3 कि अगर 1/3 मेंबर joins political parties, join another party, पहले ये था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगर 1/3 मेंबर, अगर 1/3 मेंबर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो डिफेक्शन नहीं होगा। लेकिन 1/3, 1/3 जो पॉपुलेशन है वो कम है, 1/3 बहुत कम है, तो इसको क्या चेंज कर दिया, इस 1/3 को किस में चेंज कर दिया, इस 1/3 को 2/3 में चेंज कर दिया और इसको डिलीट कर दिया गया। ये वाली चीज भी क्लियर है। ठीक है, इस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया और 1/3 को 2/3 मेंबर्स में चेंज कर दिया गया कि अगर 2/3 मेंबर्स स्प्लिट होकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो डिफेक्शन नहीं होगा। क्लियर है? इट मींस डिफेक्टर्स हैव नो मोर प्रोटेक्शन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्प्लिट। ठीक, क्योंकि 2/3 जो मेंबर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और ऐसा बहुत कम संभावना है, एकदम 1%, 0.1% है कि 2/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में अचानक से शिफ्ट हो जाएंगे। नाउ डिसाइडिंग अथॉरिटी। अब हमने इतनी सारी चीजें देख ली कि हमें हमारी पार्टी के अकॉर्डिंग वोट करना है, कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर को 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों को देखेगा कौन? आपने, अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी कन्फ्यूजन, आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी कि हाँ ये हो सकता है, ये एक्सेप्शंस हैं, लेकिन अगर डिफेक्शन हुआ तो डिफेक्शन को देखेगा कौन? इस डिफेक्शन का डिसीजन कौन लेगा कि हाँ ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये दोषी है, या ये इसने दल बदल की है सो ही वो दोषी है? इस चीज़ को देखेगा कौन? हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी?
Any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by the presiding officer of the house. ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस मतलब अगर डिफेक्शन होता है राज्यसभा में, अगर डिफेक्शन हुआ राज्यसभा में तो कौन डिसाइड करेंगे? राज्यसभा के चेयरपर्सन. इट विल बी डिसाइडेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, जो कि कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, है ना, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. और अगर लोकसभा में हुआ, अगर डिफेक्शन लोकसभा में हुआ, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर में अगर लोकसभा में हुआ तो देखेंगे स्पीकर. ठीक है, लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर. सो डिसीजन किसके हाथ में? डिसीजन इज ईदर इन द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, और अगर लोकसभा में डिफेक्शन का केस हुआ तो स्पीकर, स्पीकर के उस पे है. क्लियर है ये वाली चीज भी? Any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by the presiding officer of the house. प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के हैं, चेयरपर्सन जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, और लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? स्पीकर, जिन्हें हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट किया. Originally the act provided that the decision of the presiding officer is final and cannot be questioned in the court. Originally जो एक्ट था, ओरिजिनल जो एक्ट था एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, उसमें यह बताया गया था कि जो स्पीकर ने डिसीजन ले लिया है, अगर लोकसभा में डिफेक्शन हुआ है तो जो स्पीकर ने डिसीजन ले लिया है वो फाइनल है, और राज्यसभा में अगर ये हुआ है तो जो चेयरपर्सन ने डिसीजन ले लिया है वो फाइनल है. ठीक है, इसके अलावा कोई और अथॉरिटी नहीं है. लेकिन इन कीहोता होलान केस 1993 Supreme Court declared this provision as an unconstitutional on the ground that it seeks to take away the jurisdiction of Supreme Court and High Court. लेकिन इन कीहोता होलान केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं, इनका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, इनका डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है. जुडिशरी कैन रिव्यू देयर डिसीजन. एक तरीके से अगर हम फिर से देखें तो जुडिशरी अपने आप को पावर दे रही है. हम जुडिशरी में बहुत सारी चीज भी देख रहे थे ना, PIL, या फिर हमने जब रिलेशनशिप बिटवीन देखा था DPSPs और फंडामेंटल राइट्स, उसमें हमने देखा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो एक तरीके से यहाँ भी जुडिशरी ने क्या किया, अपने आप को ही पावर दे दी कि स्पीकर और जो चेयरपर्सन है राज्यसभा के, वो डिसीजन बिल्कुल सुना है. उन्होंने डिसीजन सुना दिया कि हम इसे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, और अगर मैं डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूं सो आई कैन फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ये सुप्रीम कोर्ट ने कीहोता होलान केस में ये जजमेंट दिया था कि इनका डिसीजन फाइनल नहीं होगा. इनका डिसीजन ऐसे तो फाइनल है, लेकिन अगर सामने वाला इंसान सेटिस्फाइड नहीं है तो जुडिशरी रिव्यू कर सकती है. जुडिशरी कैन रिव्यू द डिसीजन टेकन बाय द स्पीकर और द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. क्लियर है ये वाली चीज भी? The court rejected the contention that the vesting of the adjudicating power in the presiding officer is itself invalid on the grounds of political bias. अब कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों लिया? हमने यहाँ पे देखा कि जुडिशरी ने बोला कि हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तो कोर्ट ने ये डिसीजन क्यों लिया? कोर्ट ने ये डिसीजन इसलिए बोला कि जो स्पीकर है, हमने क्या देखा था कि जो स्पीकर होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? वो हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट होते हैं. तो हमेशा स्पीकर किसके फेवर में डिसीजन लेंगे? हमेशा स्पीकर गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन लेंगे, है ना. और जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो भी जो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा हैं, यूजली वो भी गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक होता है. सो वो भी किसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे? वो हमेशा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ही फेवर करेंगे. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जुडिशियल रिव्यू हमने इसलिए रखा गया है क्योंकि ताकि ये कोई भी डिसीजन ले, अगर ये कुछ भी डिसीजन ऐसा ले, तो अगर कुछ भी आर्बिट्रेरी डिसीजन ले, कुछ भी ऐसा डिसीजन ले जो कि ठीक नहीं है, तो हम उसे चेक कर सकें. यहाँ तक क्लियर है? एक देखो क्विक रिवीजन देखते हैं. इस बार आपको किसी को नहीं भी समझ में आया होगा तो इस बार आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, कैंडिडेट, इस साइड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कैंडिडेट हैज टू वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे. कैंडिडेट कोई भी काम करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग ही लेंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट
आफ्टर इलेक्शन, यहां पे आफ्टर इलेक्शन कैनॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है ना। फिर नॉमिनेटेड मेंबर का क्या था, नॉमिनेटेड मेंबर within 6 months can join a party after that no possibility, ये वाली चीज क्लियर है। देखो जो कैंडिडेट है इट्स वर्क ऑन दी पॉलिटिकल पार्टी, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट गए, पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट डिसीजन लिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं या तो वो 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें, और नहीं कर रहे हैं तो आप 6 महीने के बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो 6 महीने के बाद भी आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है। ऐसा का ऐसा चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस, पहला एक्सेप्शंस है स्प्लिट, पहला एक्सेप्शन हम मर्जर ही लिख देते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। मर्जर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, मर्जर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी में जाती है कितनी स्ट्रेंथ से, 2/3। अगर 2/3 मेंबर चले जाते हैं, अगर 2/3 मेंबर चले जाते हैं तो ये एक्सेप्शन है। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर दूसरी पार्टी में जाके ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन किसको दिया गया है, दूसरा एक्सेप्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर की स्पीकर लिख लेते हैं कि स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़े। अगर स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन दे ताकि वो अपना काम इम्पार्शियली करें और वापस उसे ज्वाइन करें, जब उनका ये पूरा टर्म हो जाए तो उन्हें भी डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्पशन दिया गया है। ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई है। ये जो पहले ये वाला जो था 2/3, ये पहले 1/3 था। इस 1/3 को बाद में चेंज करके 2/3 कर दिया गया क्योंकि 1/3 बहुत ज्यादा आसान था। आई होप आपको क्लियर होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। अब के एंटी डिफेक्शन लॉ की क्या क्या प्रोविजन है, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, एक और बच गया हमारा, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन हो गई, डिसाइडिंग अथॉरिटी हो गई, ठीक है। इधर स्पीकर है और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, इधर स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, इधर स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। लेकिन दिस कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, दिस कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बिकॉज यहां पे क्या है, पॉलिटिकल बायसनेस है ना। ये लोग पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं स्पीकर, और ये लोग क्या कर सकते हैं कि ये जिस पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को फेवर कर सकते हैं। सो डिसाइडिंग अथॉरिटी क्या है, डिसाइडिंग अथॉरिटी तो है स्पीकर और चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। लेकिन अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, कोई भी एमएलए एमपी, कोई भी एमपी इनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। लेकिन अगर अब यही लॉ अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अपने स्पीकर, ठीक है। मान लो अभी तो हम सारी चीजें पार्लियामेंट की उससे समझ रहे हैं, हम सारी चीजें पार्लियामेंट की दृष्टि से समझ रहे हैं। लेकिन अगर यही पूरा ये डिफेक्शन वाला केस मान लो मध्य प्रदेश में हुआ तो जो मध्य प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होंगे
वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होंगे, ठीक है, जो स्पीकर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के वो डिसाइडिंग अथॉरिटी होंगे, लेकिन उनके डिसीजन को भी हम जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। क्लियर है ये सारी चीजें? ऐसे करके अगर आप सिर्फ 3 पेज में ऐसा लिख लोगे तो आपको पूरा ये एक्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप सिर्फ ऐसे 3 पेज में इसको ऐसा बना लोगे तो आपको पूरा एक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देन रूल मेकिंग पावर। The presiding officer of a house is empowered to make rules to give effect to the provision of the 10th schedule। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो स्पीकर है या चेयरपर्सन है, वो रूल्स बना सकते हैं ताकि इस 10th शेड्यूल को और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। All such rules must be placed before the house for the 30 days। The house may approve or modify or disapprove them। अगर कोई रूल्स बनाना है, ठीक है, अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई रूल बनाने का सोच रहे हैं, अगर कोई रूल बनाना है तो क्या करना होगा, उसे पार्लियामेंट में, उसे हाउस ऑफ द टेबल, उसे हाउस में टेबल करना होगा, ठीक है, उस रूल्स को, उन चीज को टेबल करना होगा, ठीक है, और इस पे अगर इसको पास कर देते हैं, अगर इसे पास हो जाता है तो फिर ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे, वरना नहीं होंगे। All such rules must be placed before the house for 30 days। The house may approve or modify or disapprove them। The house may approve, modify और disapprove them। वो हाउस के जो एमपी होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये जो रूल्स हैं इनको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है या मॉडिफाई करना है। Further, he may direct that any willful contravention by any member of such rules may be dealt with the same manner as a breach of privilege of the house। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? देन अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कैन टेक अप द डिफेक्शन केस ओनली व्हेन ही रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। जो स्पीकर हैं, ठीक है, हमने क्या देखा कि जो स्पीकर है, मैं स्पीकर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो आसान ही है, मतलब आप चेयरपर्सन भी हो सकते हैं या राज्यसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी स्पीकर होते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे लोकसभा में डिफेक्शन का केस हुआ है तो स्पीकर वो अपने आप से ही नहीं ले लेंगे, स्पीकर ये केस अपने आप से ही एंटरटेन नहीं करेंगे। स्पीकर ये केस अगर उनके पास कोई हाउस ऑफ द मेंबर जाता है कि देखो ऐसा ऐसा डिफेक्शन हुआ है, तब वो उस केस को इंटरवीन करेंगे, ठीक है, तब वो उस केस को एंटरटेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कैन टेक अप डिफेक्शन केस ओनली व्हेन ही रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम अ मेंबर ऑफ एन हाउस। ओनली व्हेन ही रिसीव अ कंप्लेंट फ्रॉम अ मेंबर ऑफ एन हाउस। वो मन से खुद नहीं करेंगे, अगर कोई कंप्लेन करता है तो ही वो इस केस को, तभी वो इस डिफेक्शन लॉ को आगे एंटरटेन करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है? Before taking the final decision, he must give the member against whom a complaint has been made a chance to submit his explanation। ये हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देख ही रहे हैं कि अगर किसी को सजा सुनाते हैं तो सजा सुनाने से पहले उसको एक मौका दिया जाता है कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, क्या आपने डिफेक्शन किया है, तो स्पीकर पहले उस इंसान को बोलेंगे कि आपको अगर कुछ बताना है, आपको कुछ कहना है अपनी सफाई में कि आप इस डिफेक्शन से रिलेटेड हैं, तो आप कुछ बता सकते हैं। ये भी समझ में आ गया है? अब आगे का देखते हैं। ही मे ऑल्सो रिफर द मैटर टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस फॉर इंक्वायरी। अगर लगता है, अगर स्पीकर को लगता है कि हमें ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज देना चाहिए मैटर, वो अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे, तो इसे पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेज सकते हैं। भेजना नहीं भेजना ये एक प्रेरोगेटिव पावर है, जरूरी नहीं है कि हर डिफेक्शन का मैटर कमेटी के पास में जाएगा ही, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हमने पूरा एक्ट को समझ लिया, हमने उसके प्रोविजंस देख लिए, हमने जुडिशियल रिव्यू का देख लिया, डिसाइडिंग अथॉरिटी देख ली, लेकिन अब हम एक्ट को इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्ट। द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडीज the anti-defection law is to prevent the evil or mischiefs of political defections। ये अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है कि political defections नहीं होगा, सारे evils और उन चीजों से related चीजें लिखी गई है, ठीक है, कि कोई material benefits के तहत कोई भी अपनी दल नहीं बदलेगा, कोई भी MP और MLA दल नहीं बदलेगा। It is intended to strengthen the fabric of Indian parliamentary democracy by curbing the unprincipled and unethical political defections। ये कुछ लाइन है ना, ऐसी की ऐसी मेंस में लिख दिया करो तो अच्छा लगेगा। It is intended to strengthen the fabric of Indian parliamentary democracy by curbing unprincipled and unethical political
डिफेक्शन। बहुत अच्छी लाइन है ना कि अनप्रिंसिपल, जो अनएथिकल होते हैं, जो सिर्फ रुपए के लिए बदल रहे हैं, सिर्फ मिनिस्ट्री की पोस्ट के लिए बदल रहे हैं, ठीक है। राजीव गांधी द देन प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड इट एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लीनिंग अप ऑफ एन पब्लिक लाइफ, ठीक है। उनके टेन्योर में ही आया था तो इसलिए उनका नाम वहां पे मेंशन्ड है। सेंट्रल लॉ मिनिस्टर ने भी उस टाइम के जो मिनिस्टर थे जब ये पास हुआ था, तब उन्होंने भी बोला था कि दोनों पार्लियामेंट ने, दोनों हाउसेज ने बहुमत से इसे पास किया, सभी ने पास कर दिया है। ये एक स्ट्रेंथ दर्शाता है इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कि हम बहुत अच्छे अच्छे लॉज लेके आ सकते हैं। इसमें वही बात है। नाउ एडवांटेजेस क्या क्या है इस एक्ट के? It provides for the greater stability in the body of politics by checking the prosperity of legislator to change the parties. Stability होगी, अब कोई दल नहीं बदलेगा, ठीक है। So ये इसका प्लस पॉइंट है। It facilitates the democratic realignment of the parties in the legislature by the way of merger of parties. It reduces corruption at political level as well as non-development level. Corruption नहीं होगा. It gives the first time a clear-cut constitutional recognition of the existence of political पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज का क्लियर कट जो ओरिजिन है, इट गिव फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्लियर कट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं था, लेकिन इस एक्ट के थ्रू, इस लॉ के थ्रू, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में। किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। इसको हमें ध्यान रखना है। देन क्रिटिसिज्म, हमने एडवांटेजेस देख लिए। एडवांटेजेस मैंने बहुत जल्दी बता दिए क्योंकि आपको भी पता है कि हाँ सर ये एडवांटेजेस हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन क्रिटिसिज्म होगा ना, अभी भी तो दल बदल रहे हैं, एमपी एमएलए अभी क्यों बदल रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होगी, हमें उस कमी को भी तो देखना है कि क्या कमी है। Though the anti-defection law has been hailed as a bold step towards cleaning our political life and started as a new epoch in the political life of a country, it has revealed many lacunae in its operation and failed to prevent defections in two. ठीक है, defections fail भी हुए हैं। किस ग्राउंड पे criticism है? It does not make a differentiate between dissent and defection. It curbs the legislature's right to dissent and a freedom of conscience that it clearly puts a party bohemism and sanctions tyranny of party in a name of party discipline. ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था कि एक तरफ क्या है, एक साइड है पार्टी डिसिप्लिन वर्सेस जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल एमपी के राइट्स, इंडिविजुअल एमपी राइट्स। पहला क्रिटिसिज्म यही है कि जो इंडिविजुअल एमपी होते हैं वो पार्टी डिसिप्लिन के अंडर अपने राइट्स, अपनी बात नहीं कह पाते, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पार्टी डिसिप्लिन मानना होगा, और अगर नहीं माना तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये इसका है फर्स्ट क्रिटिसिज्म। क्लियर है आपको ये वाली चीज? देन इट इज a distinction between individual defection and a group defection is irrational. In other words, it has banned retail defections and legalized wholesale defections. ठीक है, retail defections and wholesale defections का मतलब क्या है कि अगर कोई एक एमपी या एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है तो वो सही है, ठीक है। अगर एक एमपी और एमएलए अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है तो वो सही नहीं है, सॉरी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मी as an MP, ठीक है, me as an MP, I belong to BJP and I have moved to Congress. तो ये गलत है, इस एक्ट के थ्रू ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक। लेकिन अगर हम होलसेल में देखें, अगर बीजेपी के 2/3 मेंबर कांग्रेस में चले जाएं तो ये चीज सही है। तो ये बता रहा है कि आप होलसेल डिफेक्शन, इस चीज को तो आप कर भी नहीं कर रहे हो यहाँ पे। मतलब होलसेल डिफेक्शन तो हो रहा है, बल्क में डिफेक्शन हो रहा है, यहाँ पे बल्क में डिफेक्शन हो रहा है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल ऐसा करेगा तो आप उसको डिस्क्वालीफाई करोगे। लेकिन पूरी की पूरी पार्टी 2/3 मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी मर्ज हो रही है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब होलसेल डिफेक्शन हो जाए चाहे रिटेल डिफेक्शन नहीं हो, इसलिए ये लाइन लिखी गई है। इस चीज से आपको वही समझना है। तो ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक है। इट अदर वर्ड्स, इट हैज बैन्ड ओनली रिटेल डिफेक्शंस
and not wholesale defections. It does not provide for the expulsion of legislator from his party for his activities outside the legislature. It does not provide for the expulsion of legislature from his party from his activity outside legislature. मतलब अगर मान लीजिए मैं कांग्रेस का एमपी हूं और मैं बाहर मतलब पार्लियामेंट के बाहर में जाके कुछ भी बोलूं, मतलब कोई स्टेज पे जाके मैं कांग्रेस की बुराई भी कर दूं, तो वहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है. जब मैं लेजिस्लेचर, जब मैं पार्लियामेंट के बाहर जाके कुछ भी करूं, ठीक है, तब मैं बाहर जाके चाहे मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज ही क्यों ना करूं, तब एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा. ठीक है, जब मैं वोट करूंगा तभी मुझे कांग्रेस के अकॉर्डिंग वोट करना होगा. ठीक है, अगर मैं कांग्रेस का एमपी हूं तो. लेकिन मैं बाहर जाता हूं, कहीं बाहर लोगों से मिलता हूं और तब मैं अगर कांग्रेस की बुराई करूंगा तो मेरे ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा. ये चीज भी क्लियर है. Its discrimination between an independent member and a nominated member is illogical. If farmers join a party, he is disqualified, while the latter is allowed to the same. मतलब आप एक तरफ ये बोल रहे हो कि इंडिपेंडेंट मेंबर जो है, इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्शन के बाद में क्या कर सकता, इलेक्शन के बाद में पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है ना. इंडिपेंडेंट मेंबर कैनॉट ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन, कैनॉट ज्वाइन पार्टी. ठीक है. एंड नॉमिनेटेड मेंबर, जो नॉमिनेटेड मेंबर है, जैसे राज्यसभा में हमने देखा था है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स they can join within 6 months. Independent member cannot join party while nominated member can join party within 6 months. तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. आपने एक तरफ बोल दिया कि इंडिपेंडेंट मेंबर जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते वो पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकते, और नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं जो कि अभी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं. तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है. या तो आप इनको भी 6 महीने का प्रोविजन दीजिए, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर को पार्टी ज्वाइन करवाना ही क्यों है, आप इन्हें पार्टी मत ज्वाइन करवाइए. ठीक है. तो एक क्रिटिसिज्म इसका ये भी है. आई होप आपको क्लियर होगा. इट इज वेस्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज क्रिटिसाइज ऑन 2 ग्राउंड्स. ठीक है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर के जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, हमने क्या देखा था, फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसके पास में है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है. लोकसभा में हुआ तो स्पीकर है. ठीक है. राज्यसभा में डिफेक्शन का कोई केस हुआ तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ तो वहां के स्पीकर है. ठीक है. फाइनल अथॉरिटी तो स्पीकर है, लेकिन अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कोई स्पीकर या चेयरपर्सन के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो जुडिशरी में केस फाइल कर सकता है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी हुई स्पीकर. सो इट इज वेस्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज क्रिटिसाइज ऑन 2 ग्राउंड्स. 2 ग्राउंड पे इस चीज को क्रिटिसाइज किया. Firstly, he may not exercise his authority in an impartial and objective manner due to political exigencies. ये हम बात कर चुके हैं कि जो स्पीकर होते हैं वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को ही फेवर करेंगे जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो है. ठीक है. सो वो इम्पार्शियली एक्ट नहीं करेंगे. सेकेंडली, he lacks the legal knowledge and expertise to adjudicate the cases. उनके पास में लीगल नॉलेज नहीं है. लेकिन इसका हम काउंटर कर सकते हैं कि अब इनमें क्या है, अब इनमें जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ना. अब जुडिशियल रिव्यू की पॉसिबिलिटी है. सो जुडिशियल रिव्यू है तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम जुडिशरी में जा सकते हैं लीगल एक्सपर्टाइज और इन सब के लिए. ठीक है. इनफैक्ट द 2 स्पीकर ऑफ द लोकसभा, 2 स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे, उन्होंने इस चीज को ये भी बोला है, दे हैव एक्सप्रेस्ड डाउट ऑन देयर suitability to adjudicate upon the cases related to defections. जो प्रीवियस में जो स्पीकर्स रह चुके हैं उन्होंने खुद ने बोला है ये चीज कि हम लोग क्या सही अथॉरिटी है कि डिफेक्शन से रिलेटेड केसेस हम लोग देखें, क्या स्पीकर एक सही अथॉरिटी है. ये खुद प्रीवियस जो स्पीकर्स थे उन्होंने खुद ये बात कही. ठीक है. The reason for enacting 91st Constitutional Amendment Act 2003 was follows. अब देखो, सबसे पहले हमने देखा था 52nd Constitutional Amendment Act इसको लेके आए थे है ना. 52nd Constitutional Amendments लेके आए थे. फिर इसमें कुछ चेंजेस किए गए. वो चेंजेस किसके थ्रू किए गए, 91st Constitutional Amendment Act.
तो उसके रीजंस क्या है, हर चीज में हमको रीजंस देखना है ना, तो इसके रीजंस क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ के ये प्रोविजंस है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, एडवांटेजेस, क्रिटिसिज्म, हमने सारी चीजें देख ली। लेकिन जो ये लॉ था फिर इसमें कुछ और अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसमें और अमेंडमेंट किए गए। अब ये अमेंडमेंट क्या है, ठीक। और अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते ही रहते हैं ना, हम लॉज में देखते हैं कोई भी लॉ आता है तो उसमें बार बार टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो वैसे इसमें भी अमेंडमेंट हुए टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो अमेंडमेंट क्या क्या है, उसके रीजंस क्या क्या हैं, हम एक बार उन्हें देख लेते हैं। Demands have been made from time to time in certain quarters for strengthening and amending the anti-defection law as contained in the 10th schedule on the ground that these provisions have not been able to achieve the desired goal of checking defections. ये provisions हो ही नहीं पा रहे हैं, डिफेक्शन बार बार हो ही रहा है। जो अभी तक हमने जितने भी ये डिफेक्शंस की प्रोविजंस देखे ये अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कुछ अमेंडमेंट लेके आइए, ठीक है। The 10th schedule has also been criticized on the ground that it allows bulk defection and while declaring individual defection as illegal. ये वही वाली बात है जो हमने देखा था कि बल्क डिफेक्शन हो सकता है अगर पार्टी मर्ज करना चाहे, अगर पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करती है, पार्टी मर्जर होता है, पार्टी मर्जर विद 2/3 स्ट्रेंथ, 2/3 स्ट्रेंथ से होती है, ठीक है। तो डिफेक्शन सही है, तो आपका आप बोल रहे हो डिफेक्शन सही है, लेकिन अगर इंडिविजुअल जाता है सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल जाता है तो ये चीज गलत है, ठीक है। सो इस चीज पे भी क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है। सो बेसिकली इसलिए एक नए अमेंडमेंट लाने की बात की गई थी कि इन सारी चीजों को इंप्रूव किया जाए। जो स्ट्रेंथ जो 2/3 जो इंक्रीज की गई ना, मैंने आपको बताया था कि पहले 1/3 थी, फिर 2/3 जो स्ट्रेंथ इंक्रीज की गई कि 2/3 मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जाके मर्ज होंगे तभी डिफेक्शन नहीं होगा। वो किससे, वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई, वो जो 2/3 वाली स्ट्रेंथ है, ठीक है। 2/3 वाली स्ट्रेंथ जो है वो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई। क्लियर है आपको ये चीज है, ठीक है। अब टाइम टू टाइम अलग अलग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसमें बहुत सारे और भी रिफॉर्म्स बताए गए। जैसे इनिशियली क्या होता था, डिफेक्शन क्यों होता था, इनिशियली डिफेक्शन ये होता था, इनिशियली इसलिए डिफेक्शन होता था क्योंकि जैसे गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट जैसे ही बनी तो यहाँ पे बहुत सारे मंत्री बनते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिनिस्टर्स होते थे, तो इस पे कैप लगाना था। मतलब हर इंसान, अगर कोएलिशन सरकार बन रही है, अगर 2-3 पार्टी मिलके अपनी सरकार चला रही है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलती थी, हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती थी कि हमें भी मंत्री पद चाहिए, हमें भी मंत्री पद चाहिए, हमें भी मंत्री पद चाहिए। तो सबको मिनिस्टर बनना होता था, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को बहुत सारी मिनिस्ट्री दे दी जाती थी, ठीक है, और बहुत सारी मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी जाती थी कि ये मिनिस्ट्री आप ले जाइए, अलग अलग मिनिस्ट्री बनाते थे, ये मिनिस्ट्री आप ले जाइए, ये मिनिस्ट्री आप बनाइए। तो ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनने लग गई, और जितनी ज्यादा मिनिस्ट्रीज थी फिर उतने ज्यादा क्या होने लग गया, करप्शन होने लग गया, उतना ज्यादा क्या होने लग गया, करप्शन होने लग गया। तो फिर इस स्ट्रेंथ को, जो मिनिस्टर्स होते हैं उस स्ट्रेंथ को फिक्स कर दिया गया कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस के 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, 15% से ज्यादा। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस के सिर्फ और सिर्फ 15%। तो अगर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है 543, तो 543 के सिर्फ 15% ही मिनिस्टर होने चाहिए बस, ठीक है। इसलिए इसे फिक्स कर दिया गया ताकि रातों रात जो मिनिस्ट्री बनती थी कि आप ये मंत्री पद ले जाइए, आप ये मंत्री पद ले जाइए, आप हमारे साथ में आ जाइए, इसे ये चीज नहीं हो, इसलिए इसे प्रोविजन लेके आ गए कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है, जैसे 543 है तो 15% से ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं होंगे, ठीक है, 15% से ज्यादा मिनिस्ट्री नहीं होगी। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। The Committee on the Electoral Reform, Dinesh Goswami Committee, in its report in 1990, the Law Commission of India, in its 170th report, Reform of Electoral Laws, and the National Commission for the Review of the Working of Constitution, in the report of 2002, have recommended omission of the provision for the 10th schedule pertaining to the exemption
ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट। ये जो स्प्लिट से रिलेटेड जो भी डिफेक्शंस थे उन सब की ओमिशन की बात की गई है कि स्प्लिट में भी डिफेक्शंस वाले जो हमने उसका क्रिटिसिज्म देखा था कि उसे ठीक किया जाए। The NCRW was also in the view that the defector should be penalized for his action by debarring him from holding any office and or minister or any other remunerative political post for at least during the remaining term of existing legislature or until the next fresh election whichever is earlier। ये चीज़ भी बोली गई कि मान लो अगर किसी को डिफेक्शन के थ्रू डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो ये जो सारी पोस्ट है जो उसको रिन्यूमरेशन मिल रहे हैं, एक तो पेनाल्टी होनी चाहिए कि आपने डिफेक्शन किया है तो एक अच्छी पेनाल्टी लगना चाहिए। सिर्फ डिस्क्वालीफाई करने से क्या हो जाएगा, आप एक पेनाल्टी भी तो लगाइए ना कि इसने ऐसा किया है तो अब आपको एक पेनाल्टी होगी। आप अब कोई से भी पद पे नहीं है, आप गवर्नमेंट के कोई से भी पद से नहीं है, आप सबसे अपना इस्तीफा दे दीजिए। इसमें वही वाली बात है, वो मिनिस्ट्री वाली बात, ठीक है। The 91st Constitutional Amendment Act of 2003 has made the following provision to limit the size of Council of Ministers to debar defectors from holding public offices and to strengthen anti-defection law। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के उस पर कैप लगाना कि सिर्फ और सिर्फ 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं, ये उस वाली चीज की बात कर रहा है। ये किस में ऐड किया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। The total number of ministers, including Prime Minister, in the Central Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। Shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha। अब लोकसभा की स्ट्रेंथ जितनी भी लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है सीट्स है उससे 15% ज़्यादा उस स्ट्रेंथ के 15% ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। चीज़ क्लियर है आपको। A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to appointed as a minister। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कभी पहले भी, इन पास्ट भी अगर ऐसा प्रोविजन होना चाहिए ना, तो वो मिनिस्टर्स नहीं बन सकते। A member of either house of parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as minister। वो मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे। The total number of ministers, including the chief minister in the council of ministers in state, shall not exceed 15% of the total strength of legislative assembly of that state, but the number of ministers, including the chief minister in a state, shall not be less than 12। ठीक है। अब बोला ये गया है कि जैसे पार्लियामेंट है तो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, लोकसभा की स्ट्रेंथ लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% ही होने चाहिए। जैसे मान लो कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, मान लो हम कोई सा भी एक स्टेट ले लेते हैं, कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं जैसे मध्य प्रदेश ले लो, ठीक है, एमपी ले लो। अब यहाँ पे एक हम इमेजिनरी ले रहे हैं, एक इमेजिनरी सीट लेते हैं कि 100 सीट्स हैं, यहाँ पे कितनी है, सिर्फ 100। एक इमेजिनरी सीट ले रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 100 सीट है, तो 100 के सिर्फ और सिर्फ 15%, 100 का 15% जो भी होगा सिर्फ उतने ही मिनिस्टर्स रहेंगे, उससे ज्यादा मिनिस्टर्स नहीं बन सकते हैं। ऐसे में कम मिनिस्टर्स होंगे तो जो बार बार जो डिमांड उठती कि हमें भी मंत्री पद दे दो, हमें भी मंत्री पद दे दो, वो डिमांड अब नहीं उठेगी। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है आपको, ठीक है। लेकिन मिनिमम 12 मिनिस्टर्स हो सकते हैं एक स्टेट में, मिनिमम 12 मिनिस्टर्स हो सकते हैं। अब किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है, किसी स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट बहुत ज्यादा कम है, तो उस सीट का 15% कई बार ये होता है कि कुछ 10 ही आ रहे हैं या 8 ही आ रहे हैं, लेकिन मिनिमम 12 मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्री में। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, बहुत सिंपल है ये वाला पॉइंट, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कंफ्यूजिंग जैसा। But the number of ministers, including the chief minister in a state, shall not be less than 12. Shall not be less than 12. A member of either house of state legislature belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister। जो defection के उस पे disqualify हो चुका है उसे ministers भी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट को हम अभी और अच्छे से समझेंगे, बस 1-2 मिनट रुक जाओ।
a member of either house of parliament or either house of state legislative assembly belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to hold any remunerative political post. shall उस इंसान को जो डिफेक्शन के केस में पाया गया है, जो डिस्क्वालीफाई हो गया है, वो कोई रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट भी होल्ड नहीं करेगा. क्या नहीं करेगा? रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट. अब रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट क्या है? द एक्सप्रेशन रेम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट मीन्स any office under the central government or state government where the salary or remuneration for such office is paid out of public revenue of the concerned government. पब्लिक रेवेन्यू, जहां सरकार पब्लिक रेवेन्यू से उसकी सैलरी वगैरह पे हो रही है, तो वहां पे जो डिफेक्शन के तौर पे पाया गया है उसे उस इंसान को वो पोस्ट नहीं दे सकते. Any office under a body whether incorporated or not which is wholly or partially owned by central government or state government and the salary of remuneration for such office is paid by such body. ये बेसिकली वही वाली बात है इनमें कि कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं दी जाए. पहली बात तो उस इंसान को मिनिस्टर नहीं बनेगा, ठीक है, और कोई ऐसी पोस्ट नहीं जिसमें कहाँ से पे हो रहे रुपए, पब्लिक रेवेन्यू से हो रहे हैं, या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई शेयर हो. तो उस सारी चीज़ों से ये वाला पॉइंट है. The provision of the 10th schedule anti-defection law pertaining to an exemption from disqualification in case of split by 1/3 member of legislative party has been deleted. It means that defector has more protection on the ground of split. ये 1/3 को कितना कर दिया है? 2/3 कर दिया है. कितना हो गया है? 1/3 has been changed to 2/3. ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर है ना? ठीक है. अब बेसिकली एक छोटा सा एक एनालिसिस वाला पार्ट है, हम उसे भी अच्छे से कर लेते हैं. अब आप बोलेंगे कि सर इतना एक्ट पढ़ लिया उसके बाद भी डिफेक्शन होता है, एक तो एक्ट समझ में नहीं आ रहा. देखो एक्ट ऐसा कुछ है नहीं डिफिकल्ट. एक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है? एक्ट में अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें हमारे पार्टी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है. ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है. उसके बाद में नॉमिनेटेड मेंबर की कंडीशन आपको पता ही है. डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है? डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर है, ठीक है, या चेयरपर्सन है. फिर 1/3 मेंबर, जो पार्टी जो स्प्लिट होती थी, जो हमने पढ़ा था रिटेल डिफेक्शन और होलसेल डिफेक्शन को, ठीक है, कि पहले 1/3 मेंबर का था, 1/3 मेंबर से इसको कर दिया 2/3 कि 2/3 मेंबर ऑफ द पार्टी जा सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी. फिर उसके बाद में हमने बेसिक सी चीज़ें देखी थी कि कोई भी अगर ऐसा काम करता है तो वो मिनिस्टर्स नहीं हो. ये वाले सारे प्रोविजंस हमने देखे थे. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इतना एक्ट है, इतना बढ़िया, चलो सब एक्ट है, फिर भी डिफेक्शन हो रहा है, फिर भी सरकारें गिर जाती है, वो क्यों होता है? तो हम इस एक्ट का हम एक मॉडर्न फॉर्म देखते हैं. ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे एक मॉडर्न फॉर्म से समझते हैं कि क्या होता है डिफेक्शन और आज के मॉडर्न टाइम में डिफेक्शंस कैसे होते हैं. एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसकी 100 सीट्स हैं. एक इमेजिनरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हम लोग बना रहे हैं जिसमें 100 सीट्स हैं. अब यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए कितनी सीट्स की ज़रूरत है? अगर 100 सीट्स है तो गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें 51 सीट्स की ज़रूरत है. ठीक है, जिसके पास 51 सीट्स होगी उसकी सरकार होगी. अब यहाँ पे हमने 2 पॉलिटिकल पार्टी ले ली है. हमने कांग्रेस ले लिया और हमने बीजेपी ले ली. ये हम एक पूरी एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहे हैं, एक पूरा एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहे हैं. दोनों पॉलिटिकल पार्टी को भी लेके हम एक इमेजिनरी सिचुएशन बना रहे हैं कि एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं. एक स्टेट है जिसकी 100 सीटें हैं, जिसकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 100 सीटें हैं, जिसके पास 51 सीट होगी, उसकी सरकार बनेगी मेजॉरिटी +1. तो कांग्रेस के पास में है 51 सीट, एकदम 51 सीट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट है. ठीक है, 51 सीट्स हैं और इनकी गवर्नमेंट है. और बीजेपी के पास है 49, बीजेपी के पास में है 49 और ये अपोजिशन में है. ठीक है, ये ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन लिख देते हैं हम इनको यहाँ पे, और इनकी गवर्नमेंट है. ठीक, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? अब इसके बाद में इनको कितनी सीट चाहिए? बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, +2. सिर्फ 2 सीट्स होंगी तो इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी. अगर 2 सीट होगी तो गवर्नमेंट बन जाएगी और इनकी 1 सीट भी कम हुई, -1 भी हुआ, तो इनकी गवर्नमेंट
इनकी गवर्नमेंट खतरे में आ जाएगी, क्योंकि 50+1 चाहिए होता है ना। सरकार बनाने के लिए क्या प्रोविजन है, गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% +1 सीट जो कि है 51, ठीक है। तो 51 सीट से कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और बीजेपी की 49 ही अपोजिशन में। अब क्या हुआ, इस पॉलिटिकल पार्टी के कांग्रेस के 10 एमएलए ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। क्या दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। किसको दिया रेजिग्नेशन, किसको देते हैं, स्पीकर को। स्पीकर को इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। अब इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना नहीं करना ये स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन इन्होंने तो अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब स्पीकर उसे एक्सेप्ट करे नहीं करे वो स्पीकर जाने, लेकिन ये अपना रेजिग्नेशन देके चले गए कि नहीं हमको तो अब रिजाइन ही करना है, आप चाहे एक्सेप्ट करो या नहीं करो। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। अब जब इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया तो बीजेपी ने देखा कि इनकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। अब यहां से अगर हम -10 कर दें, यहां से हम -10 कर दें तो कितनी सीट होगी, 41 सीट्स बचेगी इनके पास में, है ना। अब इनके पास में 41 सीट्स बचेगी। अब बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया। अब बीजेपी ने बोला नो कॉन्फिडेंस मोशन देखो ये होता है, हम वैसे इसको अच्छे से डील करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए होता है कि ये अपोजिशन पार्टी लेके आती है कि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार कॉन्फिडेंस खो चुकी है, मतलब सरकार के पास में उतनी बहुमत नहीं है कि वो सरकार बनी रहे, वो कॉन्फिडेंस खो चुकी है, अब उनकी सीट्स कम हो चुकी है और अब उनकी सरकार गिरने वाली है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन तब इंट्रोड्यूस होता है जब अपोजिशन पार्टी बोलती है कि अब हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मतलब ये लोगों का मत खो चुकी है, ये लोगों का कॉन्फिडेंस खो चुकी है, अब इनके पास उतने नंबर नहीं है, ठीक। तो क्या हुआ, अब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया, बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसको हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी आप टाइमिंग समझिए कि क्या है, ठीक है। बीजेपी ने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया तब स्पीकर ने इनसे बोला कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रेजेंट रहिए, आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रेजेंट रहिए, ठीक है। स्पीकर ने इनसे बोल दिया कि आप लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रेजेंट रहिए। ये लोग नहीं आए, लेकिन ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन वाले दिन नहीं आए। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर मेजॉरिटी से पास हो जाता है, फॉर एग्जांपल अब 10 लोग नहीं आ रहे हैं तो हाउस में कितने लोग बचे, अगर 10 लोग नहीं आ रहे हैं, अगर 10 लोग नहीं आ रहे हैं तो अब हाउस की स्ट्रेंथ कितनी बची है, अब हाउस की स्ट्रेंथ अब बची है 90 सीट्स। हाउस की स्ट्रेंथ बची है अब 90 सीट्स, ठीक है। अब 90 में से कांग्रेस को कितनी सीट्स प्रूफ करनी होगी, कांग्रेस को कम से कम 46 सीट्स जिसके पास में होगी उसकी सरकार बन जाएगी, उसकी सरकार रह जाएगी। लेकिन इनके तो 10 लोग नहीं आ रहे हैं, तो अब इनके कितने मेंबर्स बचे, 41। तो ये अपना बहुमत का आंकड़ा खो चुके हैं, क्योंकि 10 लोगों ने रिजाइन किया है, स्पीकर ने बोला कि आप प्रेजेंट रहिए, लेकिन ये लोग आ नहीं रहे हैं। तो अब हाउस की स्ट्रेंथ बची 90 सीट्स। अब 90 सीट्स हाउस की स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए 46 सीट्स चाहिए, 46 सीट्स चाहिए कि हमें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना सके। अब कांग्रेस के पास में बची है सिर्फ और सिर्फ 41 सीट्स और बीजेपी के पास में है 49 सीट। तो बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना देगी। इस यहां देखो तो इनके कांग्रेस के एमएलए के रेजिग्नेशन से बीजेपी ने अपनी सरकार बना दी। यहाँ पे कितने मेंबर्स हो गए, यहाँ पे 49 है और सरकार के लिए कितने चाहिए, 46 सीट्स। जिसके पास 46 सीट्स है उस दिन, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ उस दिन जिसके पास 46 सीट्स हैं उनकी सरकार बन गई। तो उस दिन कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो ये जो मॉडर्न फॉर्म में हम देखते हैं, मॉडर्न फॉर्म में एंटी डिफेक्शन लॉ कैसे एग्जिस्ट होता है कि एमएलए दे देते हैं रेजिग्नेशन, ये लोग अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, फिर इनको स्पीकर व्हिप इशू करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिन आप लोग प्रेजेंट रहिएगा। इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, मान लो 10 एमएलए ने रेजिग्नेशन दिया, तो स्पीकर ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई भी स्पीकर, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी। स्पीकर ने इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, और स्पीकर ने व्हिप इशू की कि आप आइए, कब, आप आइए
नो कॉन्फिडेंस वाले मोशन के दिन आपको आना है, लेकिन ये 10 एमएलए नहीं आए, ये 10 एमएलए नहीं आए उस दिन नो कॉन्फिडेंस वाले मोशन के दिन। तो अब टोटल 90 सीट्स थी मतलब उस दिन, तो 90 में से जिसके पास में 46 सीट्स होगी, जिसके पास 46 वोट्स होंगे उसकी सरकार बन जाएगी, और जिसके कम होंगे उसकी सरकार गिर जाएगी। तो बीजेपी ने 49 मेंबर्स थे उनके, उन्होंने इस मोशन में पास कर दिया, 49 मेंबर्स ने इस मोशन को पास कर दिया, तो बीजेपी की सरकार बन गई और इनकी सरकार गिर गई। फिर बाद में जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इनकी सरकार तो गिर गई ना, कांग्रेस की सरकार तो गिर गई और बीजेपी की सरकार बन गई। ऐसा ही होता है मॉडर्न फॉर्म में। अगर हम आज के टाइम में देखें तो यूजली जो होते हैं एमएलए वो दे देते हैं रेजिग्नेशन। जिस भी स्टेट में एकदम बाउंड्री पे रहती है ना, जिस भी स्टेट में एकदम बाउंड्री पे सरकार रहती है, वहां पे एमएलए क्या करते हैं, वहां पे एमएलए अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन तो नहीं करते, लेकिन एक सिर्फ रेजिग्नेशन से ही उनका फायदा हो गया। सिर्फ इन 10 एमएलए के रेजिग्नेशन से बीजेपी का फायदा हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, आपको कोई डाउट तो क्लियर, आपको कोई डाउट तो नहीं है, सॉरी आपको कोई डाउट तो नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ बच्चों बहुत क्लियर है। एंटी डिफेक्शन लॉ सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो दल बदलते हैं ये नहीं हो। उसकी कंडीशंस भी हमने देख ली, मैंने यहाँ पे जो चार्ट बनाया था वो भी समझ में आ गया। अब जब लॉ है तो फिर प्रैक्टिस कैसे हो रहा है, जब लॉ है तो फिर दल कैसे बदले जा रहे हैं, तो वैसे रेजिग्नेशन के थ्रू ऐसे दल बदल लेते हैं और फिर ये सारी चीज़ें हो रही है मॉडर्न फॉर्म में। हम इसके थ्रू देख रहे हैं कि मॉडर्न फॉर्म में ऐसे सरकारें गिर रही हैं। ठीक है, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी इनको रुपए दे देती होगी कि आप रिजाइन कर दीजिए, तो वो रिजाइन कर देते हैं। अगर मान लो ये वाली पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में होगी तो ये रुपए दे देगी कि आप रिजाइन कर दीजिए, तो ये रिजाइन कर देंगे। ऐसे करके होता है। ठीक है, ये हमने एक पूरा इमेजिनरी एक एग्जाम्पल बनाया था कि ऐसे करके सरकार गिरती है। ठीक, आगे आपको समझ में? बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ में यही था कि क्या क्या प्रोविजन है और आज के टाइम में कैसे सरकारें गिर जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसे नहीं भी समझ में आया होगा प्लीज़ आप अपने डाउट्स मेंशन रखिए, डाउट मेंशन करके रखिएगा, मैं ज़रूर उनको एड्रेस करूँगा। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।